हाँ जी, मेरे प्यारे स्टूडेंट कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप लोगों का आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जेके तिवारी गुरुकुल पर। तो आज हम आप लोगों को जो ये आपकी न्यू सीरीज स्टार्ट हुई है, इस न्यू सीरीज का लेक्चर नंबर फर्स्ट में क्या हम पढ़ाने वाले हैं, आपकी जो साइंस का है फिजिक्स के पूरे फार्मूलों को कॉन्सेप्ट के साथ आया समझ में। सो भाई क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने देखा होगा कि न्यू सीरीज क्या है, महायुद्ध, अर्थात अब युद्ध नहीं होगा, महायुद्ध होगा। यानी कि अब ऐसी-वैसी पढ़ाई नहीं होने वाली, एक अच्छी लेवल की पढ़ाई होगी। सो महायुद्ध यानी जितने भी सेशन इसमें होने वाले हैं ना, सब एकदम बेजोड़ होंगे, अर्थात सबसे अलग ही मिलने वाले हैं। सो भाई क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग क्या करोगे, अपने जितने अन्य फ्रेंड्स हैं सबको क्या करो, बुला लो और बगैर टाइम बर्बाद किए हम लोग क्या करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। और हाँ, ये जो आपकी सीरीज है ना, इस सीरीज में इस बचे हुए समय में ही आपको बेहतरीन तैयारी करवाया जाएगा। सो कोई भी स्टूडेंट भाई क्लास छोड़कर नहीं जाने वाला है। आप क्या करोगे, क्लास अंत तक देखोगे। क्यों? क्योंकि ये क्लास आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझ लो कि बगैर सूत्र के आप एक भी न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर सकते, और न्यूमेरिकल जो होता है वो बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाता है। ओके, है समझ में? सो बगैर टाइम बर्बाद किए हम क्या करेंगे, आपकी क्लास को स्टार्ट करेंगे। मगर एक बात बोलना चाहते हैं कि न्यू वाले स्टूडेंट क्या करें भाई, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, और आप सभी लोग क्या करो, क्लास को लाइक कर दो, और सभी लोग अपने अन्य फ्रेंड्स को बुला लो, ताकि जितना आप शेयर करोगे ना उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा। और क्या करो, इस सेशन को सभी स्टूडेंट के पास पहुंचा दो, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को इस सेशन को देखना चाहिए। क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता है कि एक ही साथ एक ही वीडियो में वो भी कॉन्सेप्ट के साथ आपको सारे के सारे फार्मूले मिल जाए। आया समझ में? सो भाई क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, कोई भी स्टूडेंट छोड़कर नहीं जाएगा इस क्लास को। ओके, आया समझ में? सो अब बगैर टाइम बर्बाद किए हम क्या करेंगे, आपकी क्लास को स्टार्ट करेंगे, है ना? मगर उससे पहले एक क्या मोटिवेशनल थॉट बोल रहे हैं कि हो चुका आगाज रण की, क्या हो चुका आगाज रण की युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, और जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर वही ले जाएगी, आप ध्यान रखिएगा। अर्थात जो इस समय अच्छे से पढ़ेगा उसी का बेहतर मार्क्स आने वाला है, और जो अपना टाइम बर्बाद करेगा उसका नहीं आने वाला है। सो कोई भी टाइम नहीं बर्बाद करेगा, और बगैर टाइम बर्बाद के हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी को स्टार्ट कर रहे हैं, और हम और आप सभी लोग मिलकर इस स्टडी के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, तहलका मचाने वाले हैं। ओके, सो आप बताओ क्या आपका जोश आई है? जैसे मैं एक्साइटेड हूं इस क्लास के लिए, क्या आप भी एक्साइटेड हो? अगर हाँ तो तुरंत आप क्या करो, चैट में आप चैट करके बताओ तो कि कैसे आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं, है ना? सो बगैर टाइम बर्बाद किए हम क्या कर रहे हैं, आपकी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? मगर फिर से बोलेंगे कि भाई आप सभी लोग क्या करो, अपने फ्रेंड्स को बुला लो। ओके, सो अगर हम आपके फर्स्ट चैप्टर की बात करें, क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो इसमें जो हमारा क्या होता है, फर्स्ट आपका जो सूत्र बनता है वो क्या होता है, वो बनता है क्या, F इक्वल टू आर बाई टू। और उसके बाद में जो सेकंड बनता है वो क्या होता है, आपका दर्पण सूत्र, क्या, वन अपान एफ इक्वल टू वन अपान बी प्लस में वन अपान यू। ओके ठीक है। और तीसरा क्या होता है, इसका आवर्धन, यानी एम इक्वल टू माइनस बी बाई यू, और इक्वल टू क्या होता है, आई बाई ओ भी होता है। ओके, उसके बाद में चौथा जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, वन अपान एफ इक्वल टू क्या, लेंस सूत्र या दर्पण सूत्र, ये क्या हो जाएगा, लेंस सूत्र, वन अपान बी माइनस वन अपान यू, वन अपान एफ इक्वल टू वन अपान बी माइनस वन अपान यू। ओके, उसके बाद में पांचवा क्या होता है, इसका आवर्धन होता है एम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आवर्धन यानी बी बाई यू, और इक्वल टू आई बाई ओ। ओके, आया समझ में, है ना? इसको क्या बोलते हैं, तो ये क्या है, आपकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है। यहां पर जो एफ है वो क्या है, आपकी फोकस दूरी है, और आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है। ये जो सूत्र होता है ना, ये वाला सूत्र क्या, दर्पण और लेंस के लिए एक ही होता है। आया समझ में? चाहे लेंस में बात करें या दर्पण में बात करें, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, आप यही सूत्र लगाने वाले हो। ओके, आया समझ में? केवल आपको यह ध्यान रखना है कि दर्पण और लेंस दोनों क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, अगर उत्तल की बात की जाएगी, चाहे वो लेंस हो या दर्पण हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एफ और आर दोनों का दोनों मान क्या होगा, पॉजिटिव आप लोगे। और अगर अवतल की बात की जाएगी तो आप क्या करोगे, एफ और आर दोनों का दोनों मान आप क्या करोगे, निगेटिव लेने वाले हो। ओके ठीक है। और ये क्या होता है, तो ये आपका होता है क्या, दर्पण सूत्र। ये क्या है, दर्पण सूत्र, आप ध्यान से समझो, ये प्लस है तब दर्पण सूत्र होगा, मगर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, वो लेंस सूत्र हो जाएगा। ओके ठीक है। यहाँ पर अगर एफ की बात करें तो एफ क्या है, आपकी फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी है। और v की बात करें तो क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। और u की बात करें तो वो क्या है, वस्तु की दूरी है। अब चाहे हम क्या करें, लेंस की बात करें या हम दर्पण की बात करें, मान वही होने वाला है। ओके, आया समझ में? केवल चेंजिंग यही होगी कि यहाँ पर लेंस वाले में क्या होता है, माइनस होता है, और दर्पण वाले में क्या होता है, प्लस होता है। ओके ठीक है ना? अब अगर हम इसमें दर्पण के आवर्धन में बात करें तो क्या होता है, यहाँ पर माइनस आ जाता है। मगर अगर लेंस के आवर्धन में बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, माइनस नहीं आता है। आया समझ में? क्या होता है, माइनस नहीं आता है। और m क्या होता है आपका,
आवर्धन होता है ना? m क्या होता है आवर्धन और b और u आप लोगों को पता ही क्या है, b क्या है प्रतिबिंब की दूरी और u क्या है आपकी वस्तु की दूरी है, ओके? और एक क्या होता है, ये भी क्या होता है, अब समझो ये सूत्र आप तब लगाओगे, ये वाला सूत्र आप तब लगाओगे, केवल आपको ध्यान रखना है अगर दर्पण की बात किया जाएगी तो आप माइनस करोगे, लेंस की बात किया जाएगा तो आप क्या करोगे माइनस नहीं करोगे। तो ये सूत्र आप तब लगाओगे जब आपको क्या प्रतिबिंब की दूरी और क्या वस्तु की दूरी दे रखी है, मगर ये वाला सूत्र आप तब लगाओगे जब आपको प्रतिबिंब और वस्तु का साइज दिया गया अर्थात वो कितने लंबे हैं, है ना? ये वाले सूत्र दोनों में सेम ही होते हैं, मगर यहाँ पर क्या होता है ये दोनों क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं, ओके? आया समझ में? सो ये सब है। अब हम अगर आपकी बात करें तो एक बात और आप समझो, सारा का सारा हम लिख रहे हैं, इसलिए क्लास थोड़ा आपकी बड़ी भी हो सकती है, मगर हर एक बेसिक चीज़ नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि अगर हर एक बेसिक चीज़ लिखेंगे तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम आपको क्या सारा का सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। सीरियस होकर आप क्या कीजिएगा, समझिएगा, अगर शोर वगैरह हो रहा है तो आप साइड हो जाओ, नहीं तो आप क्या करो ब्लूटूथ लगा लो कान में ताकि आप स्पष्ट रूप से सुन सको, है ना? अभी तक हमने जितना बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ अगर नहीं समझ में आया तो क्या करो आप क्लास को बैक कर लो, नो टेंशन, है ना? समझ में अब आप समझो, ये जो मैग्नीफिकेशन होता है इसका मात्रा कुछ भी नहीं हो सकता है होता है, अगर हम इसके अलावा एफ आर वी यू या आई और ओ की अगर हम क्या करें मात्रा की बात करें तो ये सारी की सारी क्या है एक प्रकार की दूरियां हैं, है ना? लंबाई क्या है दूरी ही तो है ना, तो ये क्या है सारी की सारी क्या है एक प्रकार की दूरियां हैं, इसलिए इनका जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपके सिलेबस में ओनली 1 सेंटीमीटर या मीटर दो ही है और इसके अलावा नहीं है, तो या तो सेंटीमीटर होगा या तो क्या होगा मीटर होने वाला है। और एक बात एक ट्विस्ट ये है कि अगर एक का मात्रक सेंटीमीटर में होगा तो सबका मात्रक आपका सेंटीमीटर में ही होगा, आया समझ में? और अगर एक का मीटर में होगा तो सबका मीटर में ही होने वाला है, ये आप ध्यान रखिएगा, ओके? है ना? आया समझ में? ये सारे के सारे आपके ये फार्मूले हो गए। उसके बाद में अगर हम क्या करें अपवर्तनांक से रिलेटेड फार्मूले की बात करें तो पांचवा ये क्या हो जाएगा आपका छठवां हो जाएगा, वो क्या होता है वो आपका हो जाएगा साइन आई अपान में क्या होता है साइन आर, ये क्या होता है एन के बराबर, है ना? ये किसे क्या बोलते हैं स्नेल नियम। अगर आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक चाहिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो वो क्या हो जाएगा वो आपका होता है सी बाई बी। निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब अगर वायु के सापेक्ष अगर किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक चाहिए तो आपको अपवर्तनांक निकालने के लिए निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है और उस माध्यम प्रकाश की चाल क्या है वो दोनों पता होना चाहिए, आपको क्या होगा पता चल जाएगा अपवर्तनांक। उसके बाद में आठवें फार्मूले की बात करें तो जैसे आप समझो अगर आपको एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या निकालना है अपवर्तनांक निकालना है, तब अगर आपको दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल को पता है तो आप क्या करोगे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल से दूसरे माध्यम पहले माध्यम की प्रकाश की चाल को दूसरे माध्यम के प्रकाश की चाल से क्या करो भाग दे दोगे तो आप क्या क्या होगा अपवर्तनांक पता चल जाएगा, ओके? ठीक है। अब नववें की अगर बात करें, है ना, नववें की बात करें तो समझो जैसे अगर तुम्हें पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक निकालना है और वायु के सापेक्ष इन दोनों का क्या है अपवर्तनांक आपको पता है, तो क्या करोगे दूसरे वायु के सापेक्ष जो आपका दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक है उसको क्या करो भाग दे दो वायु के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक से, अर्थात आपका जो 1n2 होता है वो n2 अपान में n1 भी होता है। एक बात और बताएं, अगर ये संख्या चेंज होगी तो यहां पर भी संख्या चेंज हो जाएगी, अगर ये 2 आगे होता, ये अगर 2 आगे होता तो 2 नीचे आ जाता और 1 अगर पीछे होता 1 क्या होता ऊपर आ जाता, ओके? ठीक है, ये हुआ। और आप समझो दसवां फार्मूला मान के चलो आपको क्या 1n2 पता है ना? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष अगर आपको पता है और हमें क्या चाहिए पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष चाहिए, तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे कि एक को भाग दे देंगे, बस हमको क्या होगा पता चल जाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, ओके 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 ओके। समझो अगर ये वाला मान 2n1 का मतलब दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक आपको पता है और तुम्हें क्या चाहिए पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, तब आप क्या करोगे एक इससे क्या करो एक को भाग दे दो और ये वाला मान पता चल जाएगा। अर्थात आप ये समझो अगर एक के सापेक्ष समझो स्नेल के नियम की बात करें ये होता है, अगर तुम्हें निरपेक्ष अपवर्तनांक चाहिए अर्थात वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक किसी माध्यम का चाहिए तो ये सूत्र आप लगाओगे, और अगर दो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल आपको पता है और तब उन माध्यमों का अपवर्तनांक चाहिए तो आप ये वाला सूत्र लगाओगे, ये वाला आठवां वाला। और अगर आपको दो अलग अलग माध्यमों का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक पता है और उन दोनों माध्यमों का एक दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक चाहिए तो आप ये वाला सूत्र नौवां लगाओगे। और अगर आपको एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक पता है और तुम्हें चाहिए क्या दूसरे के सापेक्ष, अगर पहले के सापेक्ष दूसरे का पता है और तुम्हें चाहिए क्या दूसरे के सापेक्ष पहले का, तो आप क्या करोगे कि पहले के सापेक्ष दूसरे का प्राप्त करने के लिए दूसरे के सापेक्ष पहले से क्या करोगे भाग दे दोगे एक को और क्या होगा आपको ये सूत्र मिल जाएगा, है समझ में, है ना? तो और एक बात बताएं, इनमें कोई मात्रक नहीं होता, इनमें कोई भी मात्रक नहीं होता है, आपको यहां पर केवल ध्यान रखना है बस, है ना? यहां पर केवल ध्यान रखना है कि कब हमारा m नेगेटिव आएगा तो m नेगेटिव पर क्या होता है, m पॉजिटिव आएगा तो m पॉजिटिव पर क्या होता है, जब m ग्रेटर देन 0 होगा
तब क्या हमें मिलेगा जाकर, कैसा प्रतिबिंब आएगा? लेस देन 0 होगा तब कैसा प्रतिबिंब आएगा? जब जब बराबर होगा 0 के तब कैसा प्रतिबिंब आएगा, है ना? किस लेंस और किस दर्पण में एफ, बी और यू का मान पॉजिटिव और किस में नेगेटिव होता है, ये सारा का सारा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसमें कोई भी रिस्क नहीं, ओके? है समझ में? ये क्या है? ये आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्या है? फार्मूला है। केवल एक आपका अभी भी बचा हुआ है, क्या? वो है आपका क्या? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n इक्वल टू डेल एम, है ना? साइन पहले आता है ना, क्या होता है? साइन, है ना? और उसके बाद में डेल एम प्लस ए अपान में 2 और फिर साइन ए बाई 2, ओके? ये मिलता है जाकर, है ना? ये आपका क्या है? पहले चैप्टर का पूरा क्या फार्मूला है। आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद में हम चल रहे हैं आपके नेक्स्ट वाले चैप्टर पर, है ना? अब आप समझो इसके बाद में क्या आएगा, तो आप इसके बाद में आता है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो उसमें कोई भी फार्मूला है ही नहीं, क्या? कोई भी फार्मूला उसमें है ही नहीं सॉरी बच्चों, है ना, थोड़ा खांसी आ गई है, सॉरी। तो क्या है, मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार में क्या है कि आपका कोई भी फार्मूला है ही नहीं है ना? उसके बाद में क्या आएगा, आपका विद्युत धारा आएगा। तो विद्युत धारा में फार्मूला है और उसके लिए बात करेंगे, है ना? तो विद्युत धारा में आप समझो, सबसे पहले तो आवेश के लिए फार्मूला आता है, क्या? आवेश के लिए फार्मूला आता है, क्या होता है कि वो होता है क्या? Q इक्वल टू एन इंटू ई, है ना? Q इक्वल टू एन इंटू ई। यहाँ पर ये Q क्या है? तो Q क्या है? आपका आवेश है। N क्या है? N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ये E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न आवेश, ओके? और एक और सूत्र होता है इस आवेश का ही, क्या होता है? I इंटू टी, I इंटू टी। ये I क्या है? तो I क्या है? विद्युत धारा, और T क्या है? समय। आया समझ में? अब आप समझो, अगर आपको विद्युत धारा और समय दिया गया, तब अगर आपसे आवेश पूछा जाता है तो आप इस वाले सूत्र का प्रयोग करोगे। और अगर आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों पर उत्पन्न आवेश दिया गया है, तब आपको आवेश निकालने के लिए इस वाले सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, ओके? आया समझ में? अगर हम इसके मात्रक की बात करें, तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? अगर इसके मात्रक की बात किया जाए तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वो हमारा क्या होता है? कूलाम होता है ना? क्या? कूलाम, ओके? इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम होता है। ये हमारा क्या है? पहला सूत्र है ना, विद्युत धारा वाले का, ओके ठीक है। उसके बाद में आप समझो दूसरा सूत्र क्या होता है? विद्युत धारा का आता है। अगर विद्युत धारा को चाहिए तो आप समझो यहीं से निकाल सकते हो, समझिए, कोशिश कीजिएगा। Q इक्वल टू आई इंटू टी है, तो इस टी को क्या करो, हम इस साइड भेज देंगे, तब हमें क्या होगा? आई बराबर पता चल जाएगा क्या? Q बाई टी। क्या? आई बराबर Q बाई टी, है ना? क्या होता है, परिभाषा पता होगा ना? आवेश प्रवाह की दर को क्या क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। आई बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई टी। आई क्या है? विद्युत धारा, Q क्या है? आवेश, और टी क्या है? आपका समय है। अगर इसके मात्रक की बात किया जाए, समझने की कोशिश कीजिएगा, तो ये क्या होता है? आवेश, समझो, आवेश का क्या होता है? कूलाम, है ना? क्या? कूलाम। और अपान में ये क्या होता है? टाइम का क्या समय का क्या होता है? सेकंड, है ना? क्या? सेकंड, ओके? तो कूलाम प्रति सेकंड, या इसी को हम एक और बोलते हैं क्या? एम्पियर। क्या? एम्पियर, ओके? आया समझ में? दो मात्रक होते हैं, है ना? ये हो गया। इसके बाद में क्या होता है? तीसरा आपका क्या आता है? तीसरा तीसरा आपका आता है जाकर, हाँ, विभव का। क्या? विभव का। बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। क्या? बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। क्यू आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है उसी को क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव बोलते हैं। ये होता है बी इक्वल टू क्या? v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ओके? अब यहाँ पर ये जो w है, ये क्या है? किया गया कार्य, और q क्या है? आवेश, और b क्या है? विभव है। इसका जो मात्रक होता है वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कार्य का क्या होता है? जूल, है ना? और आवेश से क्या होता है? कूलाम, ओके? ओके, तो आप जूल प्रति कूलाम बोलो। क्या? जूल प्रति कूलाम बोलो, या इसी को हम एक और बोल सकते हैं क्या? जूल प्रति कूलाम को क्या बोला जाता है? बोल्ट भी बोलते हैं। क्या? बोल्ट भी बोलते हैं, ओके? तो इसके मात्रक की बात करें तो जूल प्रति कूलाम या बोल्ट हो सकता है, ओके ठीक है? उसके बाद में क्या होता है? चौथा फार्मूला आता है, क्या होता है? विभवांतर का। क्या? विभवांतर मतलब विभुओं का अंतर, अर्थात उसको हम किससे? डेल बी से प्रदर्शित करते हैं। और डेल बी आप लोगों को पता है, कैसे पता चलेगा? अब मान चलो दो बिंदु हैं, पहले बिंदु पर कुछ आवेश है और दूसरे बिंदु, मतलब पहले बिंदु पर कुछ विभव है और दूसरे बिंदु पर कुछ विभव है, तो वो कैसे ज्ञात होगा? तो आप दूसरे वाले पर जितना है उसको क्या करो? लेस कर दो। आप दूसरे वाले से पहले वाले को क्या करो? लेस कर दो, अर्थात क्या हो जाएगा? B2 माइनस B1, ओके? आया समझ में? अब आप समझो, हमने क्या बताया यहाँ पर, चाहे आप डेल बी लिखो या B2 माइनस B1 लिखो, दोनों को मतलब एक ही, क्या? विभवांतर ही है। अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सीरियस होकर। विभव में से जब विभव को घटाओगे तो मिलेगा तो विभव ही जाकर ना, और तो कुछ मिल नहीं जाएगा,
है समझ में? विभव में से विभव घटाओगे तो विभव मिलेगा जाकर, इसलिए इसका भी सूत्र क्या होता है, यही होता है क्या, W अपान में Q। ओके, और इसके भी मात्रक की बात करें तो आपका ये हो जाएगा क्या, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। ओके, इतना आया समझ में, है ना, इतना आ गया ना समझ में। ओके ठीक है, इसके बाद में आपका होता है, हाँ, और फार्मूला होता है क्या, पांचवा फार्मूला, क्या, ओम के नियम से जाकर बनता है ना, हाँ ठीक है। पांचवा फार्मूला क्या होता है, ओम के नियम से बनता है जाकर, क्या, ओम का नियम क्या होता है, आई इक्वल टू बी बाई, सॉरी, आर इक्वल टू बी बाई आई, है ना, क्या होता है, आर इक्वल टू बी बाई आई। ओके ठीक है ना, आर इक्वल टू बी बाई आई, ये बनता है ना। अब यहां पर समझो, यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आर क्या है, प्रतिरोध, आर को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, आई क्या है, विद्युत धारा, और ये बी क्या है, आप समझो, हमने बताया ना, विभव और विभवांतर दोनों बोल सकते हो, है ना, क्यों, क्योंकि विभव में से विभव घटाओगे तो विभवांतर मिलेगा, तो चाहे आप विभवांतर बोलो या विभव बोलो, लगभग बराबर ही होता है, लगभग बराबर ही होता है, इसलिए यहां पर इसे क्या बोलेंगे, इसे विभव ना बोलकर विभवांतर बोलेंगे, है ना। तो ये क्या है, विभवांतर है, ये क्या है, प्रतिरोध है, और ये क्या है, धारा है। अगर इसके मात्रक की बात करें तो समझो, इसका मात्रक क्या बनेगा, तो इसका मात्रक क्या होता है, बी का क्या हो जाएगा, वोल्ट, है ना, क्या, वोल्ट, और आई का क्या है, आई का क्या है आपका, एम्पियर, है ना, क्या, एम्पियर, एम्पियर, है ना, ये, और आप समझो, एम्पियर क्या होता है, कूलाम इंटू सेकंड के क्या होता है, बराबर होता है ना। तो यहां पर अगर हम कूलाम इंटू सेकंड रखेंगे तो सेकंड क्या होगा, ऊपर आपका चला जाएगा, है ना, सेकंड क्या होगा, ऊपर आपका चला जाएगा। समझो, अगर एम्पियर के स्थान पर क्या रखोगे आप, कूलाम इंटू सेकंड रखोगे, क्या, कूलाम इंटू सेकंड रखो तो सेकंड क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, अर्थात इसे हम ऐसा बोल सकते हैं, क्या, वोल्ट इंटू सेकंड, सेकंड, और अपान में क्या होगा आपका कूलाम। ओके, है ना, कूलाम, ये भी मात्रक होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इस वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या बोला जाता है, ओम भी बोला जाता है, क्या, ओम भी बोला जाता है। तो इसके क्या होते हैं, तीन मात्रक होते हैं। ओके, आया समझ में। अब क्या होता है, ये क्या होता है कि आपका ये पहला है, और उसके बाद में समझो, ये आपका पहला हो जाएगा, और इसी को पक्षांतर करने से, इसी को पक्षांतर करने से क्या होता है, हमें दो और फार्मूले मिल जाते हैं। अगर हम यहाँ पर बी निकालना चाहें, क्या, बी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम बी निकालना चाहें तो बी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर, है ना, समझ रहे हो ना, बी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर। और दूसरा क्या मिलता है, दूसरा फार्मूला मिलता है, अगर हम मान चलो आई निकालना चाहें, क्या, आई निकालना चाहें तो आई बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई आर, ये मिलने वाला है। बताओ, इतना आया समझ में। इसी ओम के प्रतिरोध ओम वाले मतलब ओम के नियम से ये दो सूत्र और मिल जाते हैं, बी बराबर आई आर और आई बराबर बी बाई आर, ये दो सूत्र मिलते हैं। बताओ, इतना आया समझ में, बताओ, इतना आया समझ में ना, दिखाई पड़ रहा है। ओके ठीक है, अब इसका मात्रक तुम्हें पता है वोल्ट, और इसका क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। ओके ठीक है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद में प्रतिरोध का एक और मात्रक हो, मतलब प्रतिरोध का एक और सूत्र होता है, ये पहला सूत्र हो गया प्रतिरोध का, है ना। और प्रतिरोध ये प्रतिरोध है पहला सूत्र, जो कि क्या होता है, कूलाम के, सॉरी, उसके क्या होता है, ओम के नियम से होता है ना, ओम के नियम से होता है। और एक दूसरा और सूत्र होता है ना, दूसरा और सूत्र होता है, वो आपका क्या होता है, आर इक्वल टू क्या, रो ले, है ना, रो ले, एल बाई ए। ओके, आप समझो, ये क्या होता है, ये होता है आपका आर, आर इक्वल टू, इसे क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, ये क्या है, इसको क्या बोला जाता है, इसको रो बोलते हैं, एल बाई ए। यहाँ पर एल क्या है, तो ये चालक तार के लिए होता है, ये क्या होता है, ये चालक तार के लिए होता है। ये इसका आप बैटरी वाला ले सकते हो, है ना, बैटरी और चालक तार दोनों के लिए यूज कर सकते हो, मगर ये क्या है, ये ओनली वन केवल चालक तार के लिए है। तो चालक तार की लंबाई एल फॉर चालक तार की लंबाई, ए क्या है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का मतलब आप ये समझो, जो उसकी मोटाई होती है ना, मोटाई का ये जो क्षेत्रफल है ना, इसी को क्या बोलते हो, अनुप्रस्थ काट, है ना। तो ए फॉर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एल क्या है, उसकी लंबाई, और आर क्या है, उसका प्रतिरोध हो जाएगा, और ओ ये क्या होता है, ये मतलब रो क्या होता है, ये रो होता है क्या, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ओके, आया समझ में। मात्रा की अगर बात करेंगे तो आपका क्या बनने वाला है, ओम ही बनने वाला है। और आप समझो, अगर हम इसको पक्षांतर कर देते हैं, क्या, इसको अगर पक्षांतर कर देते हैं तो हमें यहां से क्या होता है, रो का एक सूत्र मिलता है जाकर, वो क्या मिलता है, तो आप समझो, ये क्या मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, अर्थात यहां से क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू रल, यानी आर ए एल, है ना, आर ए एल। ओके, आया समझ में। ये क्या होता है, ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध का होता है, ये प्रतिरोध है, और ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। आर फॉर प्रतिरोध, और ए क्या है, मतलब तार का प्रतिरोध, ए क्या है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और क्या, एल क्या है, उसकी लंबाई है। अब अगर इसके मात्रक की बात करें, इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आर से क्या हो जाएगा, ओम, है ना, बहुत सारे होते हैं लेकिन बहुत सारे हम नहीं लिखेंगे, केवल ये डायरेक्ट लिख रहे हैं ना। तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, ओम। इसके अगर मात्रक की बात करें तो क्या बनने वाला है आपका, तो आपका क्या बन जाएगा, ओम। और उसके बाद में समझो,
क्षेत्रफल क्या होता है मीटर स्क्वायर और लंबाई क्या होता है मीटर, तो मीटर से मीटर क्या होगा मीटर, मीटर ऊपर है मीटर स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा मीटर, मीटर से मीटर क्या होगा कट जाएगा और लेवल क्या बचेगा मीटर, यानी ओम इंटू क्या हो जाएगा मीटर, इसका मात्रक होता है। और एक बात बता दें, ओम को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं ना, तो आपको ऐसे भी मिल सकता है और डॉट आपका मीटर, यानी ओम इंटू मीटर आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, आया इतना समझ में, आया समझ में। कुलाम को हम, कुलाम के लिए हम सी यूज करते हैं, एम्पियर के लिए हम ए यूज करते हैं, वोल्ट के लिए हम बी यूज करते हैं और ओम के लिए ये यूज किया जाता है। आप ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि हमेशा यही नहीं मिलता है आपको। ओके, ये हो जाएगा है ना, ये हो जाएगा। ओके ठीक है, उसके बाद में आप समझो ये हो गया ना हमारा, के बाद में और हाँ पांचवा हो गया जाकर छठवा, छठवा आपका फार्मूला एक होता है जाकर हाँ वर्क का, है ना, क्या कार्य का, कार्य का फार्मूला क्या होता है समझो, यहीं से आप निकाल सकते हो, समझने की कोशिश कीजिए, यहीं से आप निकाल सकते हो क्या वर्क का फार्मूला। अब आप समझो, अगर हमें W चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा BQ हो जाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि Q का इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात कार्य का एक फार्मूला होता है क्या W इक्वल टू BQ। ओके, आया समझ में। अब आप समझो एक फार्मूला ये होता है, उसके बाद में आप समझिएगा B बराबर हमने क्या निकाला IR निकाला है ना, B बराबर हमने क्या निकाला है IR निकालना है। अगर हम मान रख देते हैं वहां पर, अगर हम वहां पर B का मान रख देते हैं, नहीं B का मान नहीं रखेंगे, B का मान रखेंगे, ओके ठीक है, B का मान ही रखा जा रहा है ना। अगर हम वहां पर क्या करेंगे, अगर हम वहां पर क्या करते हैं B का मान रख देते हैं, तो B बराबर हमें क्या मिल जाएगा ये आप समझिएगा, है ना, B बराबर क्या मिल जाएगा ये आप समझिएगा, लेकिन B वाला रखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, आप ये ओके ठीक है हाँ। समझो W बराबर क्या हो जाएगा BQ और Q बराबर हमें क्या पता है IT, तो आप अगर क्या करोगे, आप अगर यहाँ पर Q का मान रखोगे IT, तो क्या हमें मिल जाएगा, एक और सूत्र मिल जाएगा BIT। ओके, आया समझ में, BIT, ये हमें क्या मिल जाता है, एक नया सूत्र मिल जाता है BIT। तो W बराबर BQ और BIT ये मिलता है। अब आप समझो, अगर हम क्या करें B के स्थान पर, B के स्थान पर क्या रख दें, B के स्थान पर IR रख दें, तो समझो क्या बनेगा, जैसे आप B के स्थान पर IR रखोगे तैसे हमें एक नया सूत्र मिल जाएगा, और समझो I वहां पर है, I ये आएगा, तो I क्या हो जाएगा I स्क्वायर, है ना, तो एक और सूत्र मिल जाता है, वो क्या होता है I स्क्वायर RT। ओके, I स्क्वायर RT, ये एक नया सूत्र हमें मिलता है। उसके बाद में समझो अगर हम I का मान रख देंगे, I का मान, तो क्या मिल जाएगा हमें, B वहां पर हाई है तो B भी क्या हो जाएगा B स्क्वायर, अर्थात हमें एक नया सूत्र भी मिल जाता है क्या B स्क्वायर RT। ओके, आया समझ में। ये चार फार्मूले होते हैं वर्क के, बनाने का हम और भी बना सकते हैं, मगर आपके सिलेबस में केवल ये चार फार्मूले ही दिए गए हैं। आया समझ में। तो क्या होता है W इक्वल टू BQ और BIT और I स्क्वायर RT और B स्क्वायर RT। आया समझ में। अगर आपको केवल विभवांतर और मतलब विभव और आवेश दिया जा रहा है तो कार्य निकालने के लिए आप इस सूत्र का प्रयोग करोगे। अगर आपको क्या यहाँ पर विभव है बट यहाँ पर विभवांतर, ये ध्यान रखिएगा, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या धारा की बात की जाएगी, है ना, यहाँ पर केवल आवेश की बात किया जाएगा। अगर आपको विभवांतर, धारा और समय दिया गया तो आप इस वाले सूत्र का प्रयोग करोगे आवेश मतलब कार्य करने के लिए। और अगर आपको केवल समय, प्रतिरोध और धारा दिया गया तो आप इसका प्रयोग करोगे इसे निकालने के लिए। और आपको अगर विभवांतर, प्रतिरोध और समय दिया गया तो आप इस सूत्र का प्रयोग करोगे ये निकालने के लिए। ओके, आया समझ में। ये होते हैं आपके चार फार्मूले होते हैं, है ना, ये आपके क्या होते हैं चार फार्मूले होते हैं। ओके ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि ये हो जाएगा जाकर, है ना। ओके हाँ, अब इनका समझो, इनका जो मात्रक होता है, इनका क्या होता है, इनका जो मात्रक होता है वो क्या होता है जूल होता है। ये हमने आपको बताया ही है ना, जूल होता है, ये हमने बताया ही है। अब आप एक बात समझो, जो जूल होता है ना, जो जूल होता है वो बराबर होता है क्या, 1.4.2, हाँ 4.1/4.2। ओके ठीक है, 4.2 केल्विन जूल, केल्विन का ओके कैलोरी, हाँ ठीक कैलोरी होगा, कैलोरी। ओके ठीक है ना, क्या होगा कैलोरी, ये मिलने वाला है। अब समझो, जो जूल होता है ये भी क्या है मात्रा की है, और ये जो क्या है आपका कैलोरी है ये भी क्या है मात्रा की है कार्य का। तो अगर आपको मान लो जूल से कैलोरी में चेंज करना है, मान लो जो मान आया आपको उसे क्या करना है जूल से कैलोरी में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे उसको 4.2 से भाग दे दोगे तो तुम्हें क्या होगा कैलोरी में मान मिल जाएगा। ओके, आया समझ में। और एक बात हम तुम्हें बता दें, और एक बात हम तुम्हें बता दें कि कहीं कहीं पर होता क्या है, मतलब हाँ, ये जो कार्य है ना, अगर इस चैप्टर में आपकी अगर बात करेंगे क्या, आप ऊर्जा प्राप्त करो, ऊर्जा, तो कार्य मतलब क्या होता है ऊर्जा ही होता है ना। तो उसके लिए ऊर्जा के लिए भी हम क्या करेंगे W का ही यूज करने वाले हैं। ऊर्जा अगर उष्मा बोल दें यानी हीट, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करने वाले हैं ऊर्जा बोले, उष्मा बोले,
कुछ भी बोले तो उसके लिए भी हम इन्हीं सूत्रों का यूज करने वाले हैं। केवल आपको कहीं कहीं पर ये मिल सकता है, कहीं पर उष्मा या ऊर्जा के लिए हम डब्ल्यू ही लेते हैं, तो कहीं कहीं क्यू दिया रहता है और नहीं तो कहीं कहीं एच दिया रहता है। ये तीनों आपको मिल सकते हैं। आया समझ में? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। समझो हमने क्या बताया। अगर आपको कार्य निकालना है तो ये सारे सूत्र हैं। कब पर क्या होता है ये हमने बताया। अब इनका मात्रा क्या होता है? जूल। अगर आप इन सभी से निकालोगे तो ये जूल में मिलेगा जाकर, मगर क्या पता कैलोरी में हमें निकालना हो, नहीं तो मात्रा क्या, नहीं तो आंसर जो आए वो कैलोरी में ही आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जूल से कैलोरी में बदलने के लिए हमें भाग देना पड़ेगा क्या? 4.2 से, तो कैलोरी में क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ओके, इतना आया समझ में। और क्या होता है कि इस चैप्टर में बात करते हैं क्या? कार्य। कार्य तो ये हो गया। ऊर्जा और उष्मा की बात करते हैं। क्या कार्य हो गया? कार्य में आप ये लिख सकते हो, मगर उष्मा और ऊर्जा की अगर बात करते हैं तो उष्मा और ऊर्जा के लिए कहीं कहीं पर यूज करते हैं, नहीं तो क्यू या डब्ल्यू भी यूज किया जाता है। और ये सब है यही, तो अर्थात इनके भी स्थान पर हम इसी वाले सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं। ओके, इतना आया समझ में। उसके बाद में क्या होता है? एक सातवां सूत्र होता है। क्या होता है? वो होता है क्या? शक्ति का। है ना? क्या होता है? वैद्युत शक्ति का होता है ना? अभी इसमें थोड़ा और है, वो आप लिख लो, उसके बाद वैद्युत शक्ति का लिखते हैं। समझो, ये क्या दिया गया? W इक्वल टू बी क्यू दिया गया ना। ये क्यू क्या है? आवेश है। क्यू क्या है? आवेश है। अगर हम क्यू के स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ले लें, है ना? समझो, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ई, ये भी आवेश ही है, और क्यू क्या है? ये भी आवेश ही। तो अगर हम इस क्यू के स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ले लें, तो हमें क्या होता है कि यहां से, मतलब अगर हम क्यू बराबर, समझो, अगर हम इसके बराबर ई ले लेते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ले लें, क्यू बराबर, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ले लें, तो क्या होता है? यहां से हमको क्या मिल जाता है? एक नया सूत्र मिल जाता है। समझने की कोशिश कीजिएगा। क्यू के स्थान पर हमने ई रखा, तो हमें क्या होगा? एक नया सूत्र मिल जाएगा। डब्ल्यू इक्वल टू क्या? वीई। क्या होता है? वीई। और इसे क्या बोलते हैं? इसे हम वीई से ई बी कर दो, ज्यादा सही रहेगा, है ना? ई बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ठीक है, चलो बीई ही रहने दो, है ना? बीई ये हो जाएगा। और ये क्या है? ये एक एक इलेक्ट्रॉन, है ना? एक इलेक्ट्रॉन को कहीं से लाने में किया गया कार्य है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस ऊर्जा को, ये जो कार्य होता है, ये जो कार्य, समझो ये भी कार्य ही है, ये सारा का सारा कार्य के सूत्र हैं। अगर हम क्या करते हैं कि इस क्यू के स्थान पर, इस क्यू आवेश के स्थान में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ले लेते हैं, तो हमें ये सूत्र मिल जाता है। और ये भी क्या है? एक प्रकार का कार्य ही है, ऊर्जा ही है, मगर यहां पर क्या होगा? इनका सारे का सारा मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अर्थात ये क्या होता है? इनका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इसका इसका जो मात्रक होगा, इसका मात्रक जूल होने वाला है, मगर इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है क्या? मात्रक। बताओ, आया समझ में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है, जिसे हम ईबी से भी लिखते हैं, है ना? ईबी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम आपको बताना चाहते हैं कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 19 जूल के। आया समझ में? ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, हमने क्या बताया, समझे ना आपने? अगर हम इस क्यू के स्थान पर अगर ई ले लेते हैं, तो हमें एक नया सूत्र मिल जाएगा। क्या? बी डब्ल्यू इक्वल टू बी ई। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोल, मतलब इसका जो मात्रक होगा उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होगा। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 पावर माइनस के 19 जूल होते हैं। ओके, इतना आ गया समझ में। उसके बाद में सातवां हमारा होता है, सातवां क्या होता है? शक्ति का, है ना? क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है सातवां। क्या होता है? पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, है ना? आप समझो, डब्ल्यू बाई टी यानी कार्य में क्या करो? कार्य में अगर आप समय से भाग दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? पावर मिल जाएगा, वैद्युत शक्ति मिल जाएगी, है ना? वैद्युत शक्ति, यहाँ पर वैद्युत शक्ति की बात की जाए, वैद्युत शक्ति मिल जाएगी। अर्थात इस कार्य वाले सभी फार्मूले से आप क्या करो? समय हटा दो, है ना? अर्थात पी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बाई टी भी होता है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो आर इस आई स्क्वायर आर भी होता है ना? और नहीं तो आपका क्या होता है? बी आई भी होता है, बी आई भी होता है। और नहीं तो क्या होता है आपका? यहाँ से क्या होगा? बी स्क्वायर अपान में आर, ये भी होता है। समझो, इस ये जो कार्य का फार्मूला, सब में से क्या करो? टी हटा दो, बस आपको सूत्र मिल जाएगा। तो चार फार्मूले इस पे होते हैं। बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, है ना? इक्वल टू क्या होता है? आई स्क्वायर आर इक्वल टू क्या होता है? बी आई, और इक्वल टू क्या हो जाता है? बी स्क्वायर आर। अगर आपको केवल विभव और प्रतिरोध दिया जा रहा है, और तब अगर भी इसे निकालने की बात करते हैं तो आप इसका प्रयोग करोगे। अगर धारा और विभव दिया जा रहा है, तब आपको क्या करोगे? इसको निकालने के लिए ये सूत्र प्रयोग करोगे। अगर आपको प्रतिरोध और धारा दिया जा रहा है, तो इस सूत्र का प्रयोग करोगे इसे निकालने के लिए। और अगर समय और किया गया कार्य पता है, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करोगे ये निकालने के लिए। ओके, आया समझ में? आया समझ में, है ना? अब अगर इसके मात्रक की बात करें, तो इसके मात्रक क्या क्या होता है? समझो, क्या हो जाएगा आपका? इसके मात्रक की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकंड, है ना? जूल प्रति सेकंड। क्या? जूल प्रति सेकंड। ओके, जूल प्रति सेकंड, है ना?
जूल प्रति सेकंड, या इसी को हम एक और बोलते हैं, है ना, जूल प्रति सेकंड को ही क्या बोला जाता है, वाट भी बोलते हैं। ओके, आया समझ में, वाट बोलते हैं, है ना, वाट बोलते हैं। ओके, और हमें क्या मिलता है, थोड़ा और कुछ पढ़ने को मिलता है यहाँ पर। अगर मान लो आपको क्या 1 किलो वाट दे दिया जाए, 1 किलो वाट घंटा, है ना, 1 किलो वाट घंटा। ओके, 1 kWh किलो वाट घंटा, अगर ये आपको दिया जा रहा है तो इसमें क्या होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर क्या होता है, 6 जूल वैद्युत शक्ति होती है। ओके, आया समझ में। और आपको ऐसा भी मिल सकता है, मान चलो अगर आपको एक अश्व शक्ति मिल जाए, यानी 1 हार्स पावर, 1 HP, क्या 1 HP, 1 हार्स पावर अगर आपको मिल जाता है तो इसमें क्या होता है, इसमें 746 वाट होते हैं। वैसे ये क्या है, 746 वाट। अच्छा, यहाँ पर ओहो, ओके, जूल नहीं आएगा, जूल। ओके, 1 kBh, 1 किलो वाट घंटा, है ना, 1 किलो वाट घंटा हो जाएगा क्या आपका। ओके, हाँ, जूल ही आता है, जूल ही आता है, जूल ही आता है। ओके, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। ये क्या है, ये आपका ये यहाँ पर वाट होता है। अगर मान चलो बाई चांस आपको 1 HP दिया जाता है, उसमें क्या होते हैं, 746 वाट होते हैं। और अगर आपको देखने को मिले क्या 1 kWh 1 किलो वाट घंटा, तो उसमें क्या होता है, 3.6 10 पावर 6 जूल होते हैं। इसका क्या करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में 3-4 और भी आपके क्या फार्मूले बचे हैं उसको भी लिखा दें, बस क्या हो जाएगा, आपका फार्मूले वाला पूरा पूरा सेशन खत्म हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और एक बात बताएं भाई, इसके बाद में, है ना, इस 10 फार्मूले हमने उसमें लिखवाए थे, है ना, और क्या हुआ, 7 ये हो गए, 7 ये हो गए, ठीक है। और उसके बाद में अभी 2 फार्मूले, हाँ 2 फार्मूले और हैं। आप सभी लोगों को स्क्रीनशॉट लेते रहो और उसके बाद में अच्छे से आप इन सब को लिख लीजिएगा। और लिखने के बाद में, है ना, अच्छे से लिख लीजिएगा और लिखने के बाद में सभी को याद कर लीजिएगा। हम क्या करेंगे, इन सब पर क्या करेंगे, सो लेकर आएंगे क्या, न्यूमेरिकल, आप ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो क्या होता है, प्रतिरोधों के संयोजन वाला आता है ना, क्या प्रतिरोधों के संयोजन वाला आता है। तो अगर हम श्रेणी क्रम की बात करें, है ना, प्रतिरोधों के संयोजन का आता है, प्रतिरोधों के संयोजन का आता है, जिसमें अगर हम श्रेणी क्रम में बात करें तो वहां पर जो हमारा R होता है वो क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस में क्या, Rn मतलब जितने आपके प्रतिरोध आपके पास हों। अगर आपका संयोजन क्या है, श्रेणी क्रम में है प्रतिरोधों का, तो जितने आपके पास प्रतिरोध हैं उनका क्या, तुल्य प्रतिरोध, यानी नेट मान निकालने के लिए आप ऐसे जोड़ सकते हो, R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 Rn जितना दिया गया। अगर 3 तक दिया है तो प्लस में 3 होगा, अगर ज्यादा तक दिया है तो ज्यादा तक होगा, जितने नंबर तक दिया जाएगा उतना आप कर सकते हो। ओके, ठीक है। और अगर आपको क्या है, समांतर क्रम में दिया गया है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 अपान आर बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान आर, 1 और प्लस में 1 अपान आर 2 और प्लस डॉट 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 प्लस में क्या, 1 अपान आर एन। ओके, ऐसे समझ में, जितने आपको प्रतिरोध दिए गए उतना आप कर सकते हो। ओके, ऐसे समझ में, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया है जाकर क्या, अब मात्रा क्या होगा आपका, ओम ही होने वाला है, पता ही है। ये आपका क्या होगा, विद्युत धारा वाले चैप्टर से भी आपका सारा का सारा क्या, पूरा पूरा खत्म हो गया आपका क्या, सूत्र, है ना, सूत्र। तो 7 1 8। ओके, क्या आप ये समझो, इसमें कितने कितने आपके हैं सूत्र, इसमें क्या है, 8 सूत्र हैं, है ना, 8 सूत्र ये हैं, जिसमें ये क्या है आपका, एक ये है और एक ये आपका ये है। ओके, ये हो जाएगा। और उसके बाद में, हाँ अभी ध्यान है, वो क्या, प्रकाश के परावर्तन में हमने एक सूत्र छोड़ दिया था, है ना, सूत्र छोड़ दिया था। आप यहाँ पर क्या करो, स्टार करके आप लिख लो, स्टार करके लिख लो, क्या होता है, हाँ ठीक है। अगर आपको मान चलो क्या निकालना है, क्षमता निकालनी है, क्या, शक्ति, लेंस की अगर क्षमता निकालनी है तो उसके लिए क्या होता है, 1 अपान एफ होता है। मगर यहाँ पर अगर 1 अपान एफ करोगे तो एफ को क्या कर, फोकस दूरी को क्या करना पड़ेगा, मीटर में रखना पड़ेगा, है ना। और नहीं तो क्या होता है, एक और सूत्र होता है, पी इक्वल टू 100 अपान एफ, है ना। तो यहाँ पर जो एफ आता है वो क्या होता है आपका, सेंटीमीटर में आता है। ओके, आया समझ में, ये हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ये क्या है, आपके पहले चैप्टर का। ओके, अब आप समझो क्या हुआ कि आपका पहला चैप्टर हो गया, सेकंड वाले में है ही नहीं है, थर्ड वाला हो गया, हाँ फोर्थ वाला बचा है ना, विद्युत धारक चुंबकीय प्रभाव। तो वैद्युत धारक चुंबकीय प्रभाव में केवल 3 सूत्र हैं। कौन सा, फर्स्ट सूत्र, वैद्युत धारक चुंबकीय प्रभाव में केवल 3 सूत्र हैं, जिसमें आपका पहला सूत्र क्या है, पहला सूत्र है क्या, एल लंबाई के धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल, एल लंबाई के धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल क्या होता है, एफ इक्वल टू आई वी एल साइन थीटा, क्या, आई बी एल साइन थीटा। ओके, और ये होता है, अगर इसके मात्रक की बात करें तो ये क्या है, एक प्रकार का बल है, इसलिए इसका जो मात्रक होगा वो क्या होने वाला, न्यूटन होने वाला है, आई बी एल साइन थीटा। ये क्या है, एल लंबाई के धारावाही चालक तार पर क्या है, बल। और उसके बाद में क्या है,
एक और सूत्र होता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बी वेग से गति कर रहे कण पर लगने वाला बल, है ना? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बी वेग से गति कर रहे आवेशित कण पर क्या होता है? बल। वो होता है क्या? क्यू बी बी साइन थीटा। क्या? क्यू वी वी साइन थीटा। ओके, हाँ, साइन थीटा ही होगा, है ना? क्यू बी बी साइन थीटा। यहां पर समझो, एल क्या है? लंबाई है। क्या? एल क्या है? लंबाई है। बी क्या है आपका? तो बी आपका क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र है। आई क्या है? धारा है। और यहां पर ये बी क्या है? इस बी का मतलब वेग है, चाल, चल रहे। और इस बी का मतलब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। और इसका मतलब क्या है? आवेश यानी क्यू, है ना? तो ये होता है। अब समझो, ये भी क्या है? एक प्रकार का बल ही है, इसलिए इसका भी मात्रक क्या मिलने वाला है? आपका न्यूटन ही मिलने वाला है। ये दूसरा सूत्र है ना? दूसरा सूत्र है। उसके बाद में तीसरा सूत्र एक और होता है, क्या? चुंबकीय फ्लक्स, है ना? चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई बी। चुंबकीय फ्लक्स यानी बी, फाई बी का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? वी ए कॉस थीटा। क्या? वी ए कॉस थीटा, है ना? बी ए कॉस थीटा होता है। अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है? तो वो क्या होता है? वेबर होता है। क्या? वेबर। क्या होता है? वेबर होता है जाकर। ओके, सो आप देख सकते हो भाई, क्या है कि आपके पूरे के पूरे जो फार्मूले वो सारे के सारे क्या फाइनल हो गए हैं, है ना? हमने सारे के सारे सूत्रों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, केवल लिखा नहीं है बस। क्यों? क्योंकि अगर हम हर एक चीज लिखते तो आप समझ सकते हो बहुत ज्यादा बढ़िया आपकी क्लास हो जाती, इसलिए हमने हर एक चीज को नहीं लिखा है ना? लेकिन एक्सप्लेन हमने हर एक चीज को किया कि आखिर इसमें ये है तो क्या है। आप लोग, अभी आपने इसे देख लिया है, बहुत अच्छी बात है। अब आप क्या करो, शांति से बैठकर, अगर नोट्स आपने बना लिए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो शांति से बैठकर आप क्या करो, साथ में ही नोट्स क्या करो, बना लो। बैठो और बैठकर हर एक एक पॉइंट वहां से क्या सुन सुनकर क्या करो, नोट्स बना लो। और उसके बाद में थैंक्स फॉर यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों, है ना? और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। और आप सभी फ्रेंड्स से बता दो अपने कि क्लास बहुत अच्छी खासी चल रही है इस समय जितना भी है उतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और ये महायुद्ध सीरीज आपके लिए इसीलिए लॉन्च की गई है, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से कम समय में अच्छा से अच्छा पढ़ाया जा सके, है ना? तो ओके, फिर बाय बाय स्टूडेंट। आज क्लास हम यहीं तक रखते हैं और मिलेंगे फिर से आपको एक नई क्लास में एक नए सेशन के साथ। ओके, बाय बाय स्टूडेंट। ओके, बाय बाय।